लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर 2 चैप्टर प्रीवियस क्लास में कर लिए थे। अब उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं 3rd चैप्टर। जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है अभी, बाकी हमने ये चीजें पहले भी कवर की हुई है। तो अभी हाँ म्यूट रखेंगे आप लोग, ठीक है। चैप्टर का नेम है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है कि जो वाटर फ्लो हो रहा है, जो रिवर्स है वो किस तरीके से, तो रिवर और रिवर के साथ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं या डिस्ट्रिब्यूटरीज हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, यानी आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो दिया हुआ है ड्रेनेज, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी एक एरिया पे रिवर जो फ्लो हो रही है उसके सिस्टम को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। यहाँ पे रिवर के सिस्टम से क्या मतलब होता है, रिवर के सिस्टम से मतलब ये है कि एक तो हो गई मेन रिवर और फिर उसमें कितनी रिवर आके मर्ज हो रही हैं या फिर उसमें से कौन कौन सी रिवर बनती है आगे अलग हो जाती है, तो उसे हम कंबाइंडली मिला के क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बोलेंगे। अब जो सिंगल रिवर होती है, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। जैसे आप दिल्ली आओ, दिल्ली में आपको यमुना नदी दिखाई पड़ेगी, तो यमुना नदी जिस एरिया से फ्लो हो रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। तो आपको ये अंतर मालूम होना चाहिए कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है और ड्रेनेज क्या है। तो ड्रेनेज बेसिन जहां पे एक रिवर फ्लो हो रही है, नहीं 9:30 पे ही स्टार्ट किया है मैम, जो भी है ना, 9:30 पे स्टार्ट किया, 9:30 पे ही स्टार्ट करेंगे मोस्टली। तो देखिए, तो यहाँ पे 2 चीजें हमने अभी समझी, पहला है ड्रेनेज, दूसरा है ड्रेनेज बेसिन। अब होता क्या है, जब रिवर फ्लो होती है तो डायग्राम में देखिएगा आप, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, थोड़ा साउंड हो सकता है बैकग्राउंड में हो तो आप थोड़ा फोकस रखिएगा। वाटर डिवाइड किसे बोलते हैं, जब वाटर फ्लो होते हुए आए और बीच में आपको ऊंची जमीन जिसे बोलते हैं हाई लैंड, हाई लैंड अगर मिल जाता है तो उससे होगा क्या, पानी 2 धाराओं में टूट जाता है। तो उसे बोला गया है स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी, यानी धारा ए और धारा बी। तो जब भी कभी कोई पानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, वाटर डिवाइड। जिसने ये काम कर दिया वो क्या कहलाएगा, हमारा वाटर डिवाइड कहलाएगा। तो यहाँ पे वाटर डिवाइड किया हुआ है। अगला है सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सी रिवर का है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर का ड्रेनेज बेसिन सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। अब इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट बेसिन मिलेगा आपको, तो अभी हम इंडियन रिवर के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि इंडिया की कौन सी रिवर्स है जो बड़ा डेल्टा फिर बड़ा बेसिन बनाती है। तो अगली हेडिंग है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, इंडिया में कौन कौन सी और किस टाइप की रिवर फ्लो हो रही है। तो बेसिकली हम लोग रिवर्स को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक रिवर है हिमालयन रिवर, नाम से ही मालूम पड़ रहा है जो रिवर हिमालय से निकल रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हिमालयन रिवर। दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुला मतलब इंडिया के अंदर एक रिवर है नर्मदा, नर्मदा के साउथ में जो एरिया पड़ता है उसे बोलते हैं पेनिनसुला पार्ट। बेसिकली पेनिनसुला का मीनिंग ये होता है ऐसा लैंडमार्क, ऐसी जमीन जिसके 3 तरफ पानी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोल रहे होंगे। तो हमारी कंट्री में, इंडिया में रिवर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया हिमालयन रिवर, दूसरा हो गया पेनिनसुलर रिवर्स। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना कि अगर कोई रिवर हिमालयन रिवर है तो ग्लेशियर से निकलेगी, ग्लेशियर से नहीं, बर्फ जमी हुई है ऊपर से, और बर्फ कभी ऐसा होता नहीं कि पूरी की पूरी एक साथ पिघल जाएगी। तो इसीलिए हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स होंगी उन्हें बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स का मतलब होता है जिन नदियों में पानी साल भर रहेगा, उन्हें क्या बोला जाएगा, पेरेनियल रिवर्स।
तो कुछ पूछ सकते हैं कि बताइए हिमालय से निकलने वाली रिवर्स कैसी होंगी। तो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स कैसी होंगी, आपकी पेरेनियल रिवर्स होंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी रिवर है, तो अगर हम हिमालय से बात करते हैं तो टू मेजर हिमालयन रिवर्स, एक तो हो गई इंडस और एक है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो इंडस रिवर और दूसरा हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर। समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे देखिए, जब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इतना तो हमें मालूम पड़ गया कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है, लेकिन हिमालय बहुत बड़ा एरिया है ना। बहुत हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हिमालय की लंबाई कितनी है, हिमालय की विड्थ कितनी है ना, उसमें ओरिजिनेट भी दिया हुआ था कि कहाँ से कौन सी रिवर निकलती है। उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे अभी कि हिमालय से कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है यानी निकल रही है। इतना क्लियर है कि जो रिवर हिमालय से निकलेगी वो हिमालयन रिवर कहलाएगी, और ये रिवर्स हिमालय से निकलने के बाद या तो देखो लगातार पानी आ रहा है, लगातार पानी आ रहा है और पानी की सप्लाई कहीं बंद नहीं होगी, तो फाइनली ये पानी जाके कहाँ मिलेगा, किसी ना किसी समुद्र में जाके मिल जाएगा। तो इसीलिए मोस्टली जो रिवर्स होती है हिमालयन रिवर वो किसी न किसी समुद्र में जाके मिल जाती है। अगर यही रिवर हिमालय की बजाय किसी छोटे पहाड़ी वाले इलाके से निकलेगी तो हो सकता है कि वो रिवर कभी समुद्र तक पहुंच ही ना पाए, पहले ही सूख जाएगी। तो ये रिवर दो तरह की होती है, एक वो रिवर जो फ्लो होते हुए हिमालय में मर्ज हो जाएगी, और एक वो रिवर जो फ्लो होते हुए आधे रास्ते में ही यानी ओशियन में मिलने से पहले ही खत्म हो जाती है ना। दो तरह की रिवर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब इसमें देखिए आप, ये जो फोटो दिखा रखी है वो गॉर्ज है। गॉर्ज क्या होता है, जब कोई वाटर यानी जो पानी फ्लो होते हुए किसी पहाड़ को काट ले और रास्ता बना ले अपना, तो जो स्ट्रक्चर जो लैंडफॉर्म बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं गॉर्ज। तो ये गॉर्ज की फोटो दिखाई हुई है कि गॉर्ज कैसा होता है। कभी आप हिमालय घूमने जाएंगे तो वहां पे आप इन चीजों को आराम से देख सकते हैं। अब आपको जो याद रखना है वो ये डायग्राम याद रखना है। जब कोई रिवर स्टार्टिंग जब हिमालय से या फिर किसी भी हाईलैंड से, यानी हाईलैंड का मतलब ये होता है किसी पहाड़ से निकलती है। अगर आपने कभी हरिद्वार से पहले गंगा को देखा होगा तो वहां पे आपको ये मालूम पड़ेगा कि स्टार्टिंग में वाटर कम होता है, स्टार्टिंग में जो नदी होती है उसमें पानी कम होता है। तो जब शुरुआत में पानी कम है तो वो पहाड़ को काटते हुए निकलती है, तो जो वैली बनेगी जो घाटी बनेगी वो वी शेप्ड बनती है। तो ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में जो वैली होगी वो कैसी होगी, वी शेप्ड वैली होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपर कोर्स में जो वैली होती है वो किस टाइप की होती है, तो वी शेप्ड वैली होगी। धीमे धीमे ये रिवर जब आगे फ्लो होते हुए आती है तो ध्यान रखना कभी भी स्ट्रेट नहीं मूव करता है वाटर। स्ट्रेट मूव क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि रास्ते में रॉक्स मिल सकती हैं, है ना, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक। अगर हार्ड रॉक आ गई तो पानी क्या करता है, रास्ता चेंज कर लेता है। तो जहां पर हार्ड रॉक ज्यादा होती है तो वहां पे ये वाटर जो है ना वो यूं घूमते हुए आता है, इस घूमने को बोलते हैं मिएंडर। जैसे आपने स्नेक को चलते हुए देखा होगा सांप को, तो ये जो लहरा के चल रहा है उसे क्या बोलते हैं, मिएंडर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मिएंडर। तो अब जब कभी भी रिवर यू फ्लो होते हुए आएगी तो स्टार्टिंग में पानी कम होगा और धीमे धीमे यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो जहां पे मैंने सर्कल किया है वहां पे आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई, और जब पानी बढ़ जाएगा तो जो पहले वी शेप्ड वैली बन रही थी वो धीमे धीमे यू शेप्ड वैली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, पहले तो ये वी बन रहा है, वी का मतलब ये हुआ कि बॉटम में नैरो है, वाटर के पास पावर नहीं है। बट जब स्ट्रीम यानी जब वाटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो ये बॉटम को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, और क्या बनाएगा, वी से यू शेप्ड वैली बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग में वाटर या रिवर वी शेप्ड वैली बनाती है, फिर कुछ रास्ता तय करने के बाद जो वैली बनती है उसे बोलते हैं वी शेप, वी के बाद यू शेप्ड वैली। अब देखो होगा क्या, लगातार पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो होते होते कभी कभी ऐसा होता है नेचुरल कारणों से या फिर कभी मैनमेड कारणों से नदी अपना रास्ता बदल लेती है। आपने देखा होगा कि कई बार नदियां अपनी रास्ता बदल लेती है, तो जो रास्ता बदल दिया तो जो पानी भरा हुआ छूट जाता है पीछे, उसे बोलते हैं ऑक्स बोले। ये यूपीएससी में 2-3 बार पूछा गया है
कि व्हाट इज द मीनिंग बाय ऑक्सबो लेक, और कौन कौन सी ऑक्सबो लेक है उनके बारे में पूछा गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सबो लेक क्या होती है? लेफ्ट आउट वाटर। लेफ्ट आउट का मतलब क्या होता है कि कोई रिवर फ्लो हो रही थी और फ्लो होने के साथ ही साथ उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो जब पानी भी छूट गया उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सबो लेक बोलेंगे। और ये रिवर आगे फ्लो होते हुए, अब ये ध्यान रखिए, अब कोई पहाड़ से निकली है, तो पहाड़ से निकलेगी तो पहले ढलान ज्यादा होगी, फिर धीमे धीमे वो मैदान में आएगी, ढलान और कम हो जाएगी, अब वो कहाँ पहुंचेगी? अंत में समुद्र के पास। तो आपको मालूम है सी लेवल सबसे कम ढलान मिलेगी। ढलान को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। ढलान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लोप। तो जहां पे स्लोप सबसे कम होगी वहां पानी बह ही नहीं पाएगा, यानी फ्लो नहीं हो पाएगा। और जहां पानी फ्लो नहीं हो पाएगा वहां पे जो नदी का पानी होता है वो डिस्पर्स होता है, फैल जाता है। फैलना मतलब अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है, और जब अलग अलग धाराओं में बटेगा तो वहां पे बनता है डेल्टा। उसे किस नाम से जानेंगे हम लोग? डेल्टा। तो ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि रिवर क्या बनाएगी एंड में? डेल्टा। तो ये पूरा का पूरा रिवर का एक साइकिल समझ सकते हो कि कैसे वो ओरिजिनेट होके फ्लो होना स्टार्ट करती है और फाइनली जाके ओशियन में मर्ज हो जाएगी। यहाँ पे हमने समझा स्टार्टिंग में वी शेप्ड वैली बनेगी, फिर यू शेप्ड वैली बनेगी, फिर एंड में डेल्टा बनाएगी, और बीच में रास्ते में जो चीज है एक तो मिएंडर और एक है ऑक्सबो लेक। ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं रिवर्स की। तो जैसे हमने बात की थी कि कुछ रिवर्स होती है हिमालयन रिवर्स, तो हिमालयन रिवर्स में सबसे बड़ी रिवर सिस्टम हमने दो पढ़ ली है। कौन कौन से हैं? इंडस और ब्रह्मपुत्रा। अब इसके अलावा जो सेकंड टाइप था वो था पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स मतलब जो इंडिया में कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन एरियाओं में जो निकल रही है रिवर उन्हें हम क्या बोल रहे होंगे? पेनिनसुलर रिवर्स। अब ये छोटे मोटे हिल से निकलती है, क्योंकि पहाड़ में पानी बरसा, वो पानी फ्लो होके नीचे आएगा तो उससे क्या बनती है? नदी बन जाती है। अभी जो नदी बन रही है ये हम मोस्टली बोलते हैं सीजनल रिवर। सीजनल क्यों? कि जब रेन हुई तो वाटर फ्लो हुआ और वो कंबाइंड होके रिवर के फॉर्म में बहने लग गया। कुछ टाइम के बाद 2-3 महीनों में गर्मी पड़ी, गर्मी के बाद हो सकता है वो पानी खत्म हो जाए। तो ये ऐसा हो सकता है कि शॉर्टर टाइम के लिए रिवर फ्लो होंगी और उसके बाद उसमें वाटर नहीं होगा, या फिर वाटर का अमाउंट काफी कम हो जाएगा। तो इनको हम लोग क्या बोल रहे होंगे? सीजनल रिवर्स। अब इसमें बहुत सारी रिवर्स हैं। कुछ रिवर्स ईस्टर्न घाट से निकलती हैं, कुछ रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या है ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था, नहीं तो अभी दोबारा आपको बताया जाएगा कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग हिमालयन रिवर्स से। हम लोग वन बाय वन हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं और उनको हम लोग हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। हम लोग मेन रिवर्स पढ़ेंगे। तो अगर हम मेजर रिवर्स की बात करते हैं तो एक है इंडस रिवर, दूसरी है गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीन मेन रिवर्स हैं जो हिमालय से निकल रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, बट हम उन मेन रिवर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। अब देखिए, द रिवर अलोंग विद ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। हमने ऊपर पहले भी बात की थी कि रिवर सिस्टम क्या होता है। वही रिवर सिस्टम यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि रिवर सिस्टम क्या होता है। यूपीएससी में कभी कभी जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अगर बोल देते हैं कि ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, तो सामने वाला इसी पे फंसा देगा आपको कि भाई बता दो रिवर क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है, रिवर बेसिन क्या होता है, तीनों में डिफरेंस समझा दो। अब बेचारा बच्चा मतलब जो एस्पिरेंट है वो यहीं पे हिल जाता है, बोलता है ये क्या पूछ लिया। अब ये कहाँ मिलेगा? ये आपको यूपीएससी की बुक में तो मिलेगा नहीं, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसे बोलते हैं बेसिक्स। बेसिक्स आपको आने चाहिए। तो रिवर सिस्टम क्या है? रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी मिलकर जो चीज बना रही है उसे हम बोलेंगे रिवर सिस्टम। अब इस रिवर सिस्टम में पहला जो हम पढ़ेंगे वो है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर, हमें हर रिवर का ओरिजिन पॉइंट, कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां पे फ्लो होती है, 2-3 ट्रिब्यूटरीज के नाम ये एनसीईआरटी के साथ ही याद कर लेने हैं। देखिए, द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत। कहां से निकल रही है?
तिब्बत से। जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आपको याद रखना है। वीडियो के अंदर भी आप ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीजें हाईलाइट की गई हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए इनको याद करना है आप लोगों को। तो देखिए, तिब्बत से राइज करती है इंडस रिवर नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर के पास से, और फिर ये वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होती है एंड एंटर्स इन इंडिया लद्दाख। इंडिया में कहां से एंटर कर रही है? लद्दाख वाले एरिया से। और ये जब इंडिया में एंटर करेगी तो रास्ता किससे आ रहा है? पहाड़ी इलाके से आ रहा है। तो बहुत सारे देखने लायक पिक्चरियस गॉर्ज बनाती है, मतलब देखने लायक पहाड़ काटते हुए ये आती है। इसकी फिर ट्रिब्यूटरीज कुछ रिवर होंगी, ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी कुछ सहायक नदियां, वो कौन कौन सी हैं? जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इनकी? जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। फिर ये कश्मीर वाले एरिया में आके फ्लो होगी और कश्मीर से द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगित, ये गिलगित एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटक। ये कुछ जगह हैं जहां से ये फ्लो होते हुए निकलेगी। अब अगर आप गिलगित चेक करोगे गूगल पर जाकर, थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है। ये वही जोन है जिसे हम बोलते हैं कि हमारा है, पाकिस्तान बोलते हैं कि उनका है, मतलब थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला मामला है। तो आपको बस ये नाम ध्यान रख लेने हैं कि कहां से होके फ्लो होते हुए जा रही है। फिर इसकी और जो रिवर्स हैं वो कौन कौन सी रिवर के साथ ज्वाइन करती हैं, वो कौन कौन सी रिवर है वो देखिए। द सतलुज, द ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम join together to enter the Indus near मिठानकोट in पाकिस्तान। मिठानकोट पाकिस्तान में ये रिवर इसके साथ आके मर्ज हो जाती है। ठीक है, इनका मैं आपको एक बार पीपीटी भी दिखा दूंगा बाद में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि ये रिवर्स इसके साथ मर्ज होंगी एंड टुगेदर एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान, और ये फिर रिवर कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। अब इसका मतलब क्या है कि फाइनली ये इंडस रिवर अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। क्योंकि हमने बात में की थी कि हिमालयन रिवर है, पानी का अमाउंट ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं किसी रिवर में जाके वो किसी ना किसी ओशन में जाके मर्ज होगा। तो ये कहाँ पे आके मर्ज हो गया? अरेबियन सी में। अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की, लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ इज 2900 किलोमीटर और ये इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट में से एक है। ठीक है, जो लंबी लंबी नदियां हैं उनमें से एक लंबी नदी कौन सी है? इंडस रिवर है। तो लॉन्गेस्ट और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, इसमें अंतर आपको मालूम होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट क्या होता है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब इंडिया में इतना पार्ट नहीं है, इंडिया में इसका थोड़ा ही पार्ट है। कहां कहां से फ्लो होती हुई जा रही है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये वो एरिया है जहां पे इंडस रिवर है, और रिमेनिंग जो रिवर फ्लो होती है वो होती है पाकिस्तान के अंदर। अब देखो हो क्या रहा है कि इंडस रिवर पहले इंडिया में आएगी उसके बाद पाकिस्तान में जाएगी। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम पूरा का पूरा पानी इंडिया में ही रोक ले, वहां तक पहुंचने ही ना दें। इसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हुआ इंडिया और पाकिस्तान में। मतलब एक ट्रीटी हुई, एक एग्रीमेंट हुआ, एक संधि हो गई दोनों के बीच में, उसे बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। और ये कब हुई है? 1960 में। और इस ट्रीटी से डिसाइड हुआ कि इंडिया टोटल वाटर का 20% ही यूज करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग चाहते हैं, सपोज करो कि पानी किसी के घर में होके आ रहा है, वो चाहे तो सारा पानी रोक सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी से ये डिसाइड हो गया है कि इंडिया सिर्फ 20% वाटर ही रोकेगा या यूज कर सकता है। रिमेनिंग वाटर कहां जाएगा? पाकिस्तान वाले एरिया में जाएगा। ये आपको ट्रीटी का नाम ध्यान रखना है। ट्रीटीज इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा हो गया इंडस रिवर सिस्टम। दूसरी बात करते हैं हम लोग गंगा रिवर सिस्टम। गंगा आप लोगों को मालूम ही है हमारे लिए धार्मिक रिवर है और धार्मिक महत्व रखती है। तो द गंगा रिवर सिस्टम, द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी। कुछ लोग इसको भागीरथी भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा हेड वाटर मतलब स्टार्टिंग का जो पानी है ना, उससे हम लोग भागीरथी बोलते हैं। कहां से निकलता है? आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है।
फिर ये आगे आके देवप्रयाग जगह है, वहां पे ये अलकनंदा से मिल जाती है। अब ये अलग अलग वाटर की स्ट्रीम्स है ना, उनके साथ आके मर्ज हो रही है। उसके बाद एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन। कहने वाली बात यह है कि हरिद्वार के बाद से गंगा सीधे सपाट मैदानों में बहती है, वो पहाड़ों से बाहर निकल आई है, और हरिद्वार के बाद पहाड़ नहीं आते हैं। तो हरिद्वार के बाद गंगा कैसे फ्लो हो रही है? मैदानों में फ्लो हो रही है। और हरिद्वार में इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा गंगा के पानी का बहाव तेज होता है। अब जरा इस मैप को थोड़ा गौर से देखेंगे, इस पर मैं कुछ ड्रॉ करूंगा, वो ड्रॉ आप देखते हुए चलेगा। इससे आपको ये पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे चीजें मूव हो रही हैं, कैसे रिवर बन रही है। तो मैं थोड़ा बोल्ड ले रहा हूँ, बड़ा पेन, जिससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। मैं आपको सिर्फ सब कुछ ये समझाना चाहूंगा कौन सी रिवर कहाँ पे फ्लो होती है, किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। पहली हम लोग बात कर लेते हैं इंडस। तो इंडस के पॉइंट ये हैं जहां पे मैंने दो डॉट बनाए हैं, और इंडस इस तरीके से फ्लो होती है। ठीक है, ये जो फ्लो आपको दिख रहा है ये इंडस का फ्लो है। इसमें इंडस के अलावा आपको बाकी रिवर दिख ही रही होंगी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये बाद में मर्ज होती है। लेकिन अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्शन देखो यहाँ पे मैप में दिया हुआ भी है, नॉर्थ ऊपर है। तो मैं बना देता हूँ आपको, अगर नॉर्थ ऊपर है तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है। डायरेक्शन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे सोचिए कि इंडस ओरिजिनेट होने के बाद कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? वेस्टर्न साइड में। यही चीज अभी नोट्स में मतलब ऊपर हमने पढ़ी भी थी कि कहाँ पे फ्लो होती है, वेस्टर्न साइड में, और देन साउथ वर्ड। और फिर कहाँ जाके मर्ज हो गई? अरेबियन सी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अरेबियन सी। तो फाइनली कहाँ पे मर्ज हो गई ये? अरेबियन सी में। ये था इंडस। मैं आपको सारी रिवर्स वन बाय वन बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा फोकस रखिएगा। दूसरी रिवर अगर हम बात करते हैं तो वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का मैंने बना दिया, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ठीक है, जहां पे मैंने स्टार्ट किया है वहां से ओरिजिनेट हो रही है, सर्कल बना रहा हूं मैं। और तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। और फिर ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, और फिर कहाँ मिल जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ मर्ज हो जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। रास्ते में इसमें कुछ नदियां और मिलेंगी, वो अलग अलग नदियां होंगी, उनकी बात हम अलग से कर लेंगे। तो ये था सेकंड, जो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। फिर थर्ड नंबर पे आती है हमारी गंगा। गंगा की अगर आप देखोगे तो देखो आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं जो हमने भी बात की थी ना, देवप्रयाग में आके मिलती है अलकनंदा से, उसके बाद ही गंगा फ्लो हो रही है इस तरीके से। और ये गंगा यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाएगी और एक हमारे पश्चिम बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। आप अगर गौर से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यार गंगा के साथ साथ पैरेलल कौन सी रिवर फ्लो हो रही है? यमुना रिवर भी फ्लो हो रही है। यानी गंगा और यमुना कुछ इस तरीके से पैरेलल से फ्लो होते हुए आती है, और बाद में यमुना रिवर भी किसे मिल जाएगी? गंगा में। तो ये दो अलग अलग कलर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, दोनों रिवर किसमें मर्ज हो गई? मतलब आपस में क्या बना लिया इन्होंने? गंगा रिवर। इसके अलावा और भी कई रिवर हैं, जैसे घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है। ये रिवर भी आपके में मर्ज होती है, गंगा में मर्ज होती है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंदर कि बताइए गंगा में, इनसे गंगा जमुना मिलती कहाँ है, किस पॉइंट मिलती है? सॉरी गंगा और जमुना जमुना किस पॉइंट पे मिलती है? अभी बता देंगे वो सारी बातें, है ना। पॉइंट पॉइंट वाइज अभी सारा का सारा फैक्ट आ जाएगा, है ना। आप पहले जी सर। कॉन्सेप्ट पे देखिए, ध्यान दीजिए, तो वो चीजें सारी फैक्टों में आ जाएंगी, है ना। अब आगे देखिए आप, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ये गंगा फ्लो होती है तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये ओरिजिन पॉइंट यहाँ से है, तो इधर वाली साइड जो है ये लेफ्ट माना जाएगा, और इधर वाला साइड ये राइट माना जाएगा। ठीक है, एक साइड क्या मानी जाएगी? लेफ्ट, और एक मानी जाएगी राइट। तो जिस तरीके से गंगा फ्लो होती है या कोई भी रिवर फ्लो होती है, तो इस तरीके से हम लेफ्ट बैंक और राइट बैंक डिसाइड करते हैं। बैंक यानी किनारा, कि लेफ्ट किनारा कौन सा है और राइट किनारा कौन सा है। यहाँ तो बात समझ आई? हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब देखो आपने कुंभ का नाम सुना होगा, प्रयाग में कुंभ होता है ना, तो वहीं पे आके गंगा और यमुना ये सब मिलती है, ठीक है, तो प्रयाग बोलते हैं उसको हम लोग। बाकी ये अभी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, आपने ये रिवर समझनी थी कि गंगा किस तरीके से फ्लो होते हुए कहाँ से मर्ज हो रही है। ये तो हमने बात कर ली 3 मेजर रिवर्स जो कहाँ की हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम वाली है। अब हम आते हैं थोड़ा साउथ में, तो ध्यान रखिएगा हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर को डिफरेंशिएट करने वाली जो नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, वो है नर्मदा, ठीक है ये। और आपको ध्यान होगा पुराने टाइम में, मतलब जब यहाँ पे चोल डायनेस्टी थी, पल्लव डायनेस्टी थी, है ना, चोल चेर पांडे वगैरह थे, तो ये कभी भी ना ये नर्मदा रिवर को पार नहीं कर पाते थे। अकबर के लिए बड़ा डिफिकल्ट था पूरे इंडिया पे रूल करना, क्योंकि नर्मदा रिवर बहुत बड़ी रिवर थी और आज की तरह उस टाइम में पुल तो थे नहीं, ब्रिज वगैरह उतने इजी नहीं थे और आना जाना बड़ा मुश्किल था। तो नर्मदा रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, तो इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये पेनिनसुला के अंदर वेस्टर्न साइड में फ्लो होने वाली रिवर है। मतलब ये किधर की तरफ जाती है, ये अरेबियन सी की तरफ जाती है। किधर की तरफ जाएगी ये जा रही है अरेबियन सी की तरफ। बाकी सारी रिवर किधर की तरफ जाती है, देखोगे तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। अगर हम बात करें पेनिनसुला में, पेनिनसुला यानी साउथवर्ड डायरेक्शन में, तो साउथवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी रिवर्स की अगर हम बात करते हैं, तो बड़ी रिवर्स में एक तो है नर्मदा, दूसरी है तापी। यही रिवर दो है जो कि वेस्टवर्ड फ्लोइंग है। बाकी छोटी मोटी रिवर्स हो सकती हैं, जैसे कि साबरमती का नाम आपने सुना होगा, है ना, वो छोटी मोटी रिवर है। लेकिन बड़ी रिवर्स में सिर्फ 2 ही रिवर है जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग है। कौन कौन सी, नर्मदा एंड तापी। याद रहेगा इतना। हाँ जी, समझ पा रहे हैं। अगर कहीं पर भी डिफिकल्टी फील हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे डिफिकल्टी फील हो रही है। बाकी तो हम काफी आराम से ही चल रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, जहां पर भी हो आप बोल दीजिएगा ना, ऐसा ना हो कि एंड में आपको लगे कि समझ में नहीं आया। ये आप लोगों की भलाई मतलब उसके लिए चलाया जा रहा है कि आप लोगों को समझ में आए। दैट्स व्हाई आप मेरे को साथ साथ बोल दीजिएगा, है ना, कहीं पर भी दिक्कत आए तो। आगे देखते हैं। यस, तो अब हुआ क्या, इसके बाद और कौन सी रिवर्स है जो साउथ में फ्लो होती है, तो वो रिवर्स है, आपने नाम सुना ही होगा, गोदावरी, महानदी। तो महानदी ये रही, ठीक है। तो मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको, जिससे आप क्लियरली समझ पाए कौन सी रिवर के लिए बना रहा हूँ मैं। ये हो गई अपनी महानदी पहली। फिर दूसरी रिवर ये है हमारी गोदावरी, देन कृष्णा। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ अलग अलग पेन लेने की, जिससे आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। तुंगभद्रा उसमें भी मिल जाती है, देन कावेरी रिवर, ठीक है ना, ये साउथ में। और जिसपे सबसे ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा न्यूज, वो है बेम्बनाड लेक, केरला के अंदर। इसको थोड़ा स्पेशली जब भी कभी न्यूज में अगर आप पढ़ो इसको, तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है कि यार इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये कुछ रिवर्स हैं और ये रिवर्स सभी आपको देखकर मालूम पड़ रही है कि किधर जा रही है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और यहीं पे आप डिफरेंस समझ लीजिए कि ईस्टर्न घाट क्या होता है और वेस्टर्न घाट क्या होता है। जो वेस्टर्न साइड में है, ये मैं एक लाइन मैंने ऊपर नीचे वर्टिकल खींची है, इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है आपका, जहां पे आपको अरेबियन सी दिख रहा है। और जिधर आपको वे ऑफ बंगाल दिख रहा है, उधर की साइड अगर हम बात करते हैं तो ये है ईस्टर्न घाट। ईस्ट यानी पूर्व की साइड में, और घाट यानी जहां पे जिसके बाद से पानी स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम 2 डिवीजन कर लेते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से नदियां निकलकर ईस्टर्न घाट की तरफ चलती हैं और ये फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं। सारी की सारी नदियां जो पेनिनसुला वाली हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो ईयर लॉन्ग पूरे ईयर भर फ्लो होती हो, लेकिन उनमें पानी रहता है। बट हिमालयन रिवर्स पेरेनियल रिवर्स होती हैं,
साल भर पानी होगा, पानी की कोई कमी नहीं होगी। और ये आपको देखने को मिलेगी, दो नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये बे ऑफ बंगाल में आके मर्ज होती हैं, और एक नदी जो इंडस है वो कहाँ जाके मर्ज होती है, अरेबियन सी में। क्या इतना आपको क्लियर है सभी को? हाँ, म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना, जो भी न्यू ज्वाइन करें म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, देखें आगे, इतना क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए सर। हाँ जी। अब यहाँ पे कुछ लेक्स वगैरह भी हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे एक फोटो आपको देखने को मिलेगी कि भागीरथी और अलकनंदा आके देवप्रयाग में मिल रही है। अब जो कुछ फैक्ट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज आपको याद रखनी है। गंगा is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna। यानी गंगा में बहुत सारी रिवर आके मिलती हैं, जैसे यमुना मिलती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। द रिवर यमुना rises from the यमुनोत्री। बहुत आसान है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, और ये पैरेलल फ्लो होते हुए आती है, और फिर ये मिलेगी गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में ये मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद घाघरा, गंडक एंड कोसी राइजेस इन द नेपाल हिमालय। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कौन सा नेपाल हिमालय है, कौन सा कुमायूं हिमालय है, कौन सा पंजाब हिमालय है। जो लोग क्लास में नहीं थे वो लोग एक बार सेकंड चैप्टर पढ़े जाके एनसीईआरटी का, वहां पे मालूम रहे नेपाल हिमालय। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि नेपाल हिमालय से कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट होती है, निकलती है। तो कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं? घाघरा, गंडक एंड कोसी रिवर, ये तीन। उसके बाद ये आगे फ्लो होंगी। तो आपको मालूम ही है, गंगा के मैदान में बढ़िया पानी है, बढ़िया मिट्टी है, तो फार्मिंग की जाती है। और आप ये भी समझ सकते हैं, जहां पे पानी अवेलेबल है, फार्मिंग करना आसान है, वहां पे लोगों को होता क्या है, बहुत आसानी से फूड मिल जाता है। और जहां फूड मिल जाएगा ना, तो वहां पे लोग आराम से जिएगा। और यही कारण है कि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा कहाँ पर है, आपको गंगा के मैदान वाले इलाकों में मिलेगी। गंगा के मैदान वाले इलाकों का मतलब ये होता है, जैसे बिहार है, यूपी है, बंगाल है, उन जगहों पर। कारण भी है क्योंकि आराम वाली जिंदगी है, यहाँ पे पानी मिल गया गंगा में, आपको मालूम है मछलियां भी होती हैं, क्रॉप भी हो रही है, तो फसल भी खूब सारा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यही कारण था कि हमें पॉपुलेशन भी ग्रो कर जाएगी। आगे देखिए, और कौन कौन सी इसमें रिवर्स की हम लोग बात करते हैं। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स आर द चंबल, बेतवा एंड सोन। तो जो दूसरी साइड से रिवर्स आ रही हैं वो कौन कौन सी रिवर हैं? चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर्स। These rises rise from semi-arid area। Semi-arid यानी अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क का मतलब होता है पानी है बट कम है, ये वहां से फ्लो होती है। और फाइनली ये जाके किसमें मिल जाएंगी? ये गंगा में मिल जाती है सारी की सारी रिवर्स। फिर गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, नमामि गंगे प्रोग्राम। तो करंट में जब भी आप पेपर पढ़ते हैं, वहां पर अगर आपको मिलता है नमामि गंगे प्रोग्राम प्रोजेक्ट के बारे में चीजें, तो उसको नोट्स बना लें, ये हमारे लिए करंट अफेयर वाला पार्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। ईस्टवर्ड यानी गंगा पूर्व की तरफ फ्लो होते हुए आती है, बहते हुए आती है, लेकिन फरक्का पहुंचते ही ये क्या होगी, फरक्का मतलब वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, उसके बाद ये डाउनवर्ड साउथ, दक्षिण दिशा में फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। तो पूछते हैं कि गंगा कहाँ से टर्न लेती है, घूमती है, तो वो कहाँ से घूम रही है? फरक्का से। उसके अलावा द भागीरथी एंड हुगली, तो जो बंगाल में हुगली नदी जिसको बोलते हैं वो गंगा ही है बेसिकली, है ना, इसी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। यानी गंगा रिवर दो पार्ट में टूट जाती है, एक भागीरथी में और एक हुगली में। और फिर ये कहाँ पे आके मिल जाएंगी? ये बे ऑफ बंगाल में जाएंगी और पानी में मर जाएंगी। साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में क्या होती है? गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है, और तब इसे जिस नाम से जानते हैं वो है मेघना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद किस नाम से जानी जाती है? ये है
मेघना। और जब ये नदी बे ऑफ बंगाल में मिलती है उससे पहले एक डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। अब इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ गया? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के पेड़, जो पेड़ का नाम सुंदरी है, वो बहुत सारे अमाउंट में है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो इसीलिए यहाँ पे इस एरिया को सुंदरबन डेल्टा बोला गया। और ये सुंदरबन डेल्टा जो नाम है वो सुंदरी ट्री से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? सुंदरी ट्री से बनाया गया। ठीक है, आगे, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। कोई पूछे आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ डेल्टा कौन सा है, तो वो है सुंदरबन डेल्टा। दूसरी बात कि रॉयल बंगाल टाइगर का होम, घर किसे बोलते हैं, तो वो भी हम सुंदरबन डेल्टा को बोलते हैं। अगला है लेंथ ऑफ गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है, तो लगभग 2500 किलोमीटर। अगला है अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अंबाला एक शहर है, आपने बड़ा नाम सुना होगा, इसका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, तो ये वाटर डिवाइड पर है। और वाटर डिवाइड क्या होता है, हमने स्टार्टिंग ही उससे की थी। वाटर डिवाइड क्या होता है कि कोई किसी रिवर के बीच रास्ते में कोई अपलैंड यानी ऊंची जमीन आ जाती है, तो वो रिवर के पानी को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, उसे बोलते हैं वाटर डिवाइड। क्लियर? अब यहाँ पे आगे बताना चाह रहा है कि द प्लेन फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर 1800 किलोमीटर, यानी 1800 किलोमीटर की लंबाई है कुल मिला के। और ये फ्लो होते हुए मिएंडर बनाती है। तो मिएंडर हमने बात करी थी, तो वो जो टर्न बनाती है रिवर फ्लो होते हुए, उसे हम बोलते हैं मिएंडर। तो ये हो गया हमारा गंगा रिवर के बारे में। समझ में आया आप लोगों को गंगा रिवर के बारे में? हाँ जी, ओके है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, थैंक यू। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से राइज हो रही है, तो अगेन तिब्बत, ईस्ट ऑफ मानसरोवर, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और ये वहीं से निकल रही है जहां से इंडस और सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है, यानी उसी एरिया के आसपास से। किधर तरफ फ्लो होती है? ईस्टवर्ड फ्लो होती है। मैंने आपको वो दिखाया था ऊपर अभी कि ईस्टवर्ड फ्लो होती है। और इंडिया में नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो वहां से ये यू टर्न ले लेती है। यू टर्न कैसे कि वह पूर्व में जा रही थी, अचानक से घूम गई, तो इसे बोलते हैं यू टर्न। तो वो इसको ऐसे लिखते हैं, ऑन रीचिंग द नामचा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर इन इंडिया इन अरुणाचल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करेगी। एंड इसमें देखिए, हियर इट इज कॉल्ड दिहांग, मतलब यहाँ पे कुछ और भी रिवर्स हैं, जैसे कि दिहांग, दिवांग एंड लोहित, ये इसमें आके मर्ज हो जाती है। दिहांग, दिवांग एंड लोहित, ये नामों को ध्यान रखते हैं, जो ब्रह्मपुत्र में मर्ज होती है। फिर डू यू नो में दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो जिन लोगों को जमुना को यमुना को बोलते हैं ना, तो ध्यान रखिए, जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। और यहाँ पे सांगपो बोलते हैं, टी साइलेंट है यहाँ पे, तो सांगपो मत बोलते ना, सांगपो है ये, टी यहाँ पे साइलेंट है। ये उस तरीके से सुनामी, वहां पे भी टी आता है। तो ये ब्रह्मपुत्र हो गया, जिसका नाम सांगपो है तिब्बत में, और बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, अब ये अपने साथ नदी है, पहाड़ी वाले इलाके से फ्लो होते हुए आ रही है, तो सिल्ट वगैरह, मिट्टी, पत्थर, वो सब कुछ लेते हुए आएगी। अब इसमें मैं पूरी रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, जो काम की चीजें बताता हूँ आपको। क्या बनाते हैं? टूटे फूटे ब्रेडेड, यानी टूटा फूटा चैनल बनता है। टूटा फूटा का चैनल मतलब होता है कि जो चैनल यानी जो किनारे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, टूटे फूटे हैं। and in its entire length in Assam and forms many riverine islands. riverine island का मतलब होता है रिवर के बीच में टापू, इसे बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एकमात्र रिवराइन आइलैंड आपको मिलेगा, जिसके बारे में भी नीचे बॉक्स में लिखा होगा, वहां हम लोग पढ़ेंगे।
फिर अगला है पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स यानी वो नदियां जो पेनिनसुला वाले पार्ट से निकलती हैं इंडिया में, और पेनिनसुला का मतलब जहां तीन तरफ पानी होता है। कौन कौन सी मेन रिवर्स हैं? तो ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और ये सभी किस तरफ फ्लो होती हैं? ईस्टवर्ड। सिर्फ दो रिवर हैं, वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। नर्मदा एंड तापी आर ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। ये वेस्टवर्ड फ्लो होती है और एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज नहीं, वितरिका है, मतलब एक तरह की नदी की अपनी अपनी बनावट होती है। ये पहाड़ को काटते हुए निकल रही है, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे? एस्चुरीज बोल रहे होंगे। तो सिर्फ दो ही बड़ी नदियां हैं। कौन कौन सी? नर्मदा एंड तापी, जो किस तरफ फ्लो होंगी? वेस्टर्न साइड यानी पश्चिम की तरफ। बाकी सारी पेनिनसुला की नदियां, ध्यान रखना, पेनिनसुलर वाले पार्ट की नदियां किस तरफ फ्लो होती हैं? ईस्टर्न साइड में फ्लो होती है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहली है नर्मदा सर हाँ जी बोलिए। सर ये रिवर इन आइसलैंड क्या होता है? रिवर के बीच में एक बार बोलिए टापू, ना। रिवरन आइलैंड, यानी रिवर फ्लो हो रही है, मान लो यूं नदी फ्लो हो रही थी, बीच में एक ऊंची जमीन आ गई, तो उसे क्या बोलेंगे? रिवराइन आइलैंड। आइलैंड मतलब जिसके चारों तरफ पानी है। तो जैसे ये रेड डॉट बनाया मैंने, चारों तरफ वाटर और बीच में जो है उसे हम लोग क्या हाँ बोल देंगे? रिवराइन आइलैंड। ओके सर, ठीक, थैंक यू। तो ये होता है रिवराइन आइलैंड। अब आगे देखो, हम बात करते हैं नर्मदा रिवर की। तो नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल, मध्य प्रदेश से। फिर ये वेस्टवर्ड फ्लो होती है। फॉल्ट, फॉल्ट यानी पहाड़ को तोड़ते हुए निकलेगी, फॉल्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चरियस लोकेशन, मतलब देखने लायक जगह बनाती है बहुत सारी। The Marble Rock near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhuandhar Fall, where the river plunges over steep rocks। इसका मीनिंग क्या है? कि यहाँ पे क्या है? मार्बल के बने हुए पहाड़ है, मतलब वो जो आप संगमरमर जिसको आप बोल सकते हो, और उससे जब नदी निकलती है तो ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, पहाड़ से ऊपर से निकल रही है, नीचे गिर रहा है, तो वहां पे फॉल बनता है। अब फॉल में हुआ क्या? जब पानी नीचे गिरता है तो धुआं क्रिएट हो गया। उसी धुएं की वजह से उस फॉल को क्या नाम दिया गया? धुआंधार फॉल। वो जो फॉल, जब पानी गिर रहा है तो आप देखते हो जब पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है तो धुआं क्रिएट करता है नीचे। धुआं मतलब हमें लगता है फॉल टाइप की चीज होती है, तो उसे उसी वजह से इसे क्या नाम दिया गया यहाँ पे? धुआंधार फॉल। तो यहाँ पे दो चीजें मालूम पड़ी हमें। पहला कि धुआंधार फॉल कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा। दूसरी बात, धुआंधार फॉल कौन सी स्टेट में बनता होगा? तो मध्य प्रदेश वाले एरिया में। तो जबलपुर कहाँ पर है? हाँ जी, जबलपुर। हाँ जी, एमपी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अब ऐसे ही नर्मदा रिवर को कंजर्व करने के लिए भी प्लान चलाया गया है। तो नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन, और इससे नमामि देवी नर्मदे नाम से प्रोग्राम भी है। तो अगेन अगर आप पेपर में देखते हैं नमामि देवी का नर्मदे, तो ये आपके पढ़ने का टॉपिक है। कौन कौन सी स्टेट से फ्लो होती हुई जाती है नर्मदा रिवर? तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है मध्य प्रदेश, गुजरात। फिर अगली है नदी तापी। कहां से निकलती है? तापी राइजेस इन द सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज से निकलती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। It also flow in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length। कहने वाली बात यह है कि ये नर्मदा की तरह ही फ्लो होती है, लेकिन इसकी लंबाई कम है, लंबाई में छोटी है। कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है? ये होती है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन तीन स्टेट से होते हुए फ्लो होगी। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। कहने वाली बात यह है कि कहाँ पे इमर्ज हो रही है? ये अरेबियन सी में, और बहुत ही नैरो, नैरो नहीं सकरा, बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं है इस नदी की, ठीक है। और ये छोटी लंबाई की रिवर है, और जगह कहाँ मिल जाएगी? अरेबियन सी में। इसके अलावा और छोटी छोटी रिवर कौन कौन सी है वेस्टवर्ड फ्लोइंग? तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है साबरमती, माही, भरतपुंजा, पेरियार। पेरियार केरला में पड़ती है। ये कुल मिला के
गिनती की नदियां हैं जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, अदरवाइज बाकी सारी नदियां जो है वो ईस्टवर्ड फ्लोइंग है। तो ये हो गया हमारा तापी। नेक्स्ट है गोदावरी बेसिन, यानी गोदावरी नदी की बात करेंगे। तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? सर ये सब रिवर्स में पानी कहाँ से आता होगा? हाँ, बताया था ना अभी। पहला तो जो हिमालय से निकल रही है तो वो ग्लेशियर से पानी आ रहा है। दूसरी जितनी भी नदियां हैं वो बारिश का यस सर। पानी, जो पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों पे पानी बरसेगा, वही ओके। पानी धारा बन के फ्लो होगा। ठीक है, कभी कभी इन नदियों का सोर्स कोई झील, तालाब या मतलब झील या लेक भी हो सकती है जो पहाड़ के ऊपर हो। ठीक है, बाकी सारी नदियां जो है, जो हिमालयन रिवर है, उनका सोर्स ऑफ वाटर है ग्लेशियर्स, वही बर्फ पिघलेगी और यस पानी सर। बनेगा। ठीक है, अगला है गोदावरी बेसिन। तो गोदावरी क्या है? तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। मार्क कर लो कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर भारत की जो है वो कौन सी है? गोदावरी है। कहां से निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकल रही है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। गोदावरी कहां से निकल रही है? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। फाइनली कहां पे आके मर्ज हो जाती है? अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया जो गिनती की वेस्टवर्ड फ्लोइंग नदियां थी वो हम पढ़ चुके हैं। बाकी सारी नदियां क्या होंगी? ईस्टवर्ड फ्लोइंग। और ईस्टर्न साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब इसका 50% पार्ट महाराष्ट्र में है, देन कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में, देन कुछ उड़ीसा में और कुछ आंध्र प्रदेश में। गोदावरी, द गोदावरी इज जॉइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, यानी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में मर्ज होती है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? आपको तीन तीन चार चार नाम आपको याद रखने हैं हर एक नदी की ट्रिब्यूटरीज की। तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंझरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। ये वो नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें मिल जाती हैं। और अगेन एक चीज जो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। दक्षिण गंगा मतलब साउथ की गंगा बोलते हैं। दक्षिण गंगा मतलब साउथ की गंगा। तो ये हो गया गोदावरी के बारे में। नेक्स्ट है महानदी बेसिन। महानदी कहां से निकल रही है? छत्तीसगढ़ वाले एरिया से किधर की तरफ फ्लो हो रही है? फिर उड़ीसा की तरफ फ्लो होती है, देन फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाएगी। और रिवर की लंबाई है 860 किलोमीटर। जो चीज मैं बोलते जा रहा हूँ ना, ये आपको बार बार पढ़कर याद करनी है ना? पढ़िएगा और ये याद करनी है आपको कि याद हो जाए। कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स में ये फ्लो हो रही है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। नेक्स्ट नदी है कृष्णा बेसिन। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। जगह का नाम क्या हो गया? महाबलेश्वर। लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर की लंबाई है। फाइनली कहाँ जाके मर्ज होती है? बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा। ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और कौन कौन सी स्टेट्स में फ्लो हो रही है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना यूपीएससी के अंदर ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसमें ये रिवर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ये हल्का था है, मतलब ये पूरा नहीं डिटेल में, डिटेल वाला पार्ट तो वो कराएंगे, बट ये आपको फाउंडेशन में हेल्प करेगा। जब वहां पे बोला जाएगा आपको चीजों के बारे में तो आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ पहले कभी पढ़ा था हमने। अगला है कावेरी बेसिन। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी वाले जो पहाड़ हैं वहां से निकलेगी। कहाँ की तरफ फ्लो होती है? अगेन वही ईस्टर्न साइड में फ्लो होगी, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया से फ्लो होते हुए निकलती है ये। लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी रिवर है? तो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। ये कुछ नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु इन तीन स्टेट्स में फ्लो होते हुए बहती है। अब डू यू नो, ये पढ़िए, इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है कावेरी नदी पर। इसे हम शिवा सुंदरम के नाम से जानते हैं। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
जनरेटेड फ्रॉम द फॉल इज सप्लाइड टू मैसूर, और यहाँ पे पानी से बिजली बनाई जाती है और वो कहाँ सप्लाई की जा रही है, मैसूर में, बेंगलुरु वाले एरिया में, और कोलार गोल्ड फील्ड, ये वही जगह है जहाँ से गोल्ड निकाला जाता था, जिसको शॉर्ट में KGF भी बोलते हैं और जिसके ऊपर मूवी बनी थी, आप लोगों ने देखी भी होगी जहाँ तक है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड आउट, पता लगाना है कि बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सा है ना, ये चीज आपको पता लगानी है। अगला है, ये तो हो गई मेन रिवर्स, इसके अलावा और कौन कौन सी रिवर्स हैं जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग होती हैं, तो वो है दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा एंड सम नोटेबल एग्जांपल्स। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स आप किस में दे सकते हैं, एटलस में जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एटलस तो लेनी ही है। ठीक है, एटलस जानते हैं, बुक है किसी के पास? मतलब इसमें मैप दिए हुए होते जी सर हैं। है। हाँ, वो आपको फॉलो करनी ही है, एटलस आपके पास होनी चाहिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। हाँ, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड ले लो, कोई सी भी ले लो आप, कोई सी भी ले लीजिए। अगला है 71%। हाँ, ये हम एनसीईआरटी बस आज पढ़ेंगे। अब जो आपकी अगली क्लास होगी ना इंग्लिश मीडियम वाली, एनसीईआरटी आपको सेल्फ स्टडी करनी है। बाद में अगर ये लगा कि नहीं आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कराएंगे, अदरवाइज हम लोग अपने मेन सिलेबस पे स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास से। इंग्लिश मीडियम में अगली क्लास जो होगी ज्योग्राफी की, वो मेन सिलेबस से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको नोट करना है, नोट्स की कॉपी बनानी है, तो आप वो कॉपी मतलब बना लीजिएगा प्रॉपर, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी चीजें। ठीक है, आगे देखिए 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो ये हम जानते हैं कि लगभग 71% एरिया पे पानी पानी है, और ये जो पानी है उसका 97% जो वाटर वो सॉल्टी है, समुद्र वाला पानी है, तो वही लिखा हुआ है, बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर, सलाइन मतलब जो समुद्र वाला पानी है वो है। अब बचा कितना, 100 है, 97 गए, 3 बचे, तो 3% पानी हमारे लिए अवेलेबल है पीने के लिए, बट उसमें से भी ज्यादातर पानी या तो बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है, ठीक है, या फिर वो किसी और तरीके से स्टोर्ड है, और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर है जो हमारे लिए पीने के लिए अवेलेबल है। इसीलिए वाटर स्कार्सिटी है। पूछते हैं कई बार कि बताइए जब पानी इतना सारा है तो पानी की कमी क्यों है, तो हमें आंसर देना है कि पानी तो बहुत सारा है, बट पीने लायक पानी जिसे हम बोलते हैं कि ड्रिंकेबल वाटर, वो बहुत ही कम है। ठीक है, अगला है लेक्स। तो लेक्स में कौन कौन सी लेक्स हैं, तो आपने कुछ फेमस लेक्स के नाम सुने होंगे। ठीक है, डल लेक है कश्मीर के अंदर, ठीक है, देन इसके अलावा नैनीताल लेक है, भोपाल लेक है, ऐसे बहुत सारे लेक सुने होंगे। तो लेक्स क्या होती है, छोटी वाटर बॉडी, रिवर से छोटी, और ये मोस्टली ओशियन वगैरह में जाके मर्ज नहीं होती है ना। बहुत सिंपल सी बात क्या है इनका समझने का, कि जाके मर्ज नहीं हो रही होगी ओशियन में जाके। कल्याणी जी आप लोग लेट हो गए हैं, कोशिश करिए कि 9:30 पर आप आ जाए। मोस्टली ये मान के चलिएगा जब तक कुछ मेरे को कहीं बहुत ज्यादा बिजी नहीं होगा मैं, तो हम लोग नॉर्मली 9:30 टाइम रखेंगे, और अगर टाइम चेंज होगा तो मैं आप लोगों को ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि आज टाइमिंग ये रहेगी, है ना। कई बार होता है ट्रैफिक होता है, मतलब फंस जाते हैं, तो उस केस में अदरवाइज 9:30 टाइमिंग रहेगी। और ये जो क्लास की लिंक है ना, ये जब जी सर आज थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, जो ये क्लास का लिंक है ना, वो क्लास के टाइम में ही रहेगा, क्योंकि ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड नहीं है। तो जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक ही रहेगा, जैसे ही मैं क्लास एंड कर दूंगा ना उसका तो ये लिंक खुलेगा नहीं। तो कई लोग मेरे से बार बार फोन करके बोलते हैं सर लिंक नहीं खुल रहा है, तो वो नहीं खुलेगा, क्योंकि ये लाइव क्लास का लिंक है, जब तक पढ़ा रहे हैं तभी तक रहेगा। बाकी इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कोशिश करेंगे आपको यूट्यूब पे मिल जाए, तो वहां पर आप इनको देख सकते हैं, है ना। तो कई लोगों ने मैसेज किया कि सर लिंक नहीं खुल रहा, तो लिंक नहीं खुलेगा, है ना, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिंक सिर्फ तभी खुलेगा जब क्लास चल रही होगी, अदरवाइज लिंक नहीं खुलेगा। ठीक है, अब देखो लेक पर क्या होता जी है। सर। हाँ ठीक है, ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब लेक में होता क्या है, लोग घूमने फिरने आते हैं। अब इससे होगा क्या, बेनिफिट क्या है, टूरिज्म प्रमोट होगा। टूरिज्म से क्या होगी, मनी आएगी, मनी से इकोनॉमी रन करेगी, इकोनॉमी से डेवलपमेंट होगा। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप कभी जाते हैं लेक्स वगैरह में तो वहां पे अच्छा है, उससे इकोनॉमी रन हो रही है, चीजें डेवलप हो रही है, अल्टीमेटली कंट्री को फायदा है।
तो ये सिग्निफिकेंस है लेक्स का भी, रिवर्स का भी, जो भी बोलते हैं ना कि क्या यूज है इनका, तो कंट्री के लिए यूजफुल है चीजें। ऐसी कुछ लेक्स वहां पे मैप में भी दी हुई है, उन पर थोड़ा फोकस रखना है आपको। यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रीनगर वगैरह अगर आप घूमने जाते हैं तो वहां पर लेक्स हैं, नैनीताल में लेक है, टूरिस्ट प्लेस है, और ऐसी ही बहुत सारी लेक्स हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंड आर कॉल्ड सी। अगर लेक बहुत बड़ी हो जाती है तो उसे सी बोलते हैं, जैसे कि कैस्पियन, द डेड एंड द अरल सी। ये बेसिकली है तो क्या है, ये है तो लेक बट बड़ी हो गई है, तो इसीलिए इनको हम सी बोल देते हैं। एक चीज आपने देखी होगी कि अभी हम पढ़ेंगे कि वाटर के अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी उसे बोलते हैं सैलिनिटी। जितनी ज्यादा सैलिनिटी होगी उसमें उतना ही ज्यादा नमक होता है। तो कई बार आपने रियल में नोटिस किया होगा, अगर कभी नहीं किया तो बता दूं मैं आपको, जो पानी बहुत ज्यादा सलाइन होता है उसमें कभी इंसान डूबेगा नहीं। तो जो लोग क्लेम करते हैं कि हम पानी के ऊपर चल सकते हैं, तो वो वही वाटर है जो सलाइन होगा। अगर बहुत ज्यादा सलाइन वाटर है तो उसके ऊपर इंसान चल भी सकता है, वो डूबेगा नहीं उसके अंदर। और वो कहाँ मिलने देखने को मिलेगा आपको, अरल सी, डेड सी। अब एक माइंड में क्वेश्चन आपके उठ सकता है कि पानी में सैलिनिटी कैसे बढ़ जाती होगी, है ना, सॉल्ट की क्वांटिटी कैसे बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि कहीं पर पानी भरा हुआ है, वहां पे फ्रेश वाटर आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो उसमें होगा क्या, जो पानी भरा हुआ है ना, अब सन तो रोजाना निकल ही रहे, सन से क्या होगा, वाटर वेपोरेट होगा, एवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगा। भाप बनने से पानी तो कम होता हुआ जा रहा है, लेकिन नमक तो वही रह जाएगा, सॉल्ट तो वही रह जाएगा। तो होता क्या है, धीमे धीमे वाटर जो H2O है वो कम हो जाता है, सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं NaCl वो बढ़ जाता है, और इसी वजह से अरल सी, डेड सी, इन जगहों की मतलब इनके वाटर की सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मालूम पड़ जाएगा क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की सप्लाई अवेलेबल नहीं है। जब वाटर की सप्लाई अवेलेबल है नहीं तो पानी धीमे धीमे क्या होगा, कम होगा। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये खत्म हो भी रहे हैं और होने की कगार पर है, खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पे वाटर की सप्लाई अवेलेबल नहीं है, इसमें पानी कहीं से आता नहीं है, बस पानी भाप बन के उड़ ही रहा है लगातार। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, सैलाइन वाटर बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे सी का मतलब क्या है, लेक क्या है, अरल सी, डेड सी, और यहाँ पर इनके सैलाइन होने का कॉज क्या है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारी जो डिफरेंट लेक्स हैं उनमें से कुछ लेक्स के बारे में कुछ कुछ फीचर्स हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, द meandering rivers across a floodplains forms cutoff that later develop into oxbow। अब ये क्या है, तो मैंने समझाया था आपको कि जब कोई नदी मिएंडर वो घूम घूम के आते हुए जाती है और फिर कुछ टाइम के बाद कुछ पानी लेफ्ट आउट छूट जाए, कट ऑफ हो जाए पानी का, तो वहां पे जो लेक बनती है उसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अब ये ऑक्सबो लेक जो बन जाएगी, ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको अलग अलग नाम से हम लोग जान लेते हैं। कभी कभी समुद्र का पानी भी जमीन पर आता है और वापस लौट नहीं पाता है, जैसे हम लोग टाइड बोलते हैं कि टाइड आया, ज्वार भाटा, पानी आया बट वापस नहीं जा पाया पूरा का पूरा। अब पानी ऐसा नहीं है कि एक बाल्टी दो बाल्टी पानी आता है, बहुत बड़े अमाउंट में पानी आता है, वो कहीं भर गया किसी गड्ढे में, तो वहां पर लेक बन जाता है। गड्ढा भी मतलब बड़ा एरिया, तो वहां पर लेक बन जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन सी लेक्स है, लेगून लेक्स है। लेगून लेक्स वो लेक्स होती है जो ओशियन का पानी आया बट वापस नहीं जा पाया, तो उसे हम बोलते हैं लेगून लेक। तो उसका एग्जांपल क्या है, spits and bars form lagoon in the coastal areas, the Chilika Lake, the Pulicat Lake, कोलेरू लेक्स, ये वो लेक्स हैं जो लेगून लेक के एग्जांपल है। कौन कौन सी लेक, चिलिका लेक, पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक। फिर आगे, लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, फॉर एग्जांपल सांभर लेक इन राजस्थान which is a salt water lake, its water is used for producing salt। सीजनल का मतलब क्या है, हर टाइम पानी नहीं होगा,
बारिश के टाइम में पानी हो सकता है, फिर हो सकता है गर्मियों में दोबारा से सूख जाए। और हमारी कंट्री में जितना भी नमक बन रहा है, जो हम लोग नमक खा रहे हैं, वो मोस्टली जो सॉल्ट है वो सांभर लेक से बनाया जाता है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये सॉल्ट ही मालूम पड़ ही रहा है, नमक ही बना रहा है तो सॉल्ट वाटर लेक होगी, है ना। अब हम बात कर रहे थे कुछ फ्रेश वाटर लेक की, कौन कौन सी लेक्स हैं जो फ्रेश वाटर लेक हैं। तो जैसे कि वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। अब ये इसमें एक पूछते हैं कि जो वुलर लेक है ना वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई है। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है? प्लेट का मूवमेंट। प्लेट का मूवमेंट बताएंगे क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी समझाएंगे क्या है। बट अभी ध्यान रखिए कि जो धरती के अंदर की परतों के मूवमेंट से बनी है लेक, उसे बोलते हैं टेक्टोनिक लेक, और वो कौन सी है? वुलर लेक है। इसके अलावा टेक्टोनिक एक्टिविटी, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। कौन सी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है? वुलर। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी आर सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक। ये कुछ और लेक्स हैं जो हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। और मैंने आपको बता ही दिया, लेक्स का सिग्निफिकेंस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए होता है, और टूरिज्म से इकोनॉमी रन करती है, और इससे प्लेस का एंड कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो ये फोटो दिखा रखी है आपको लोकटक लेक की। इसके बाद एक कुछ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट होते हैं। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि वाटर को रोककर, वाटर को एग्रीकल्चर के पर्पस से, इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस से, या फिर कुछ और काम में लिया जाए तो उसे बोलते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। इसे हम डैम भी बोलते हैं नॉर्मल में। तो ऐसा ही एक एग्जांपल है, द डैमिंग द रिवर ऑफ द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। यानी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं, और पानी को स्टोर करके जो एरिया बनता है उसे भी हम लोग लेक का नाम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लेक जो होगी वो आर्टिफिशियल होगी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मैन मेड लेक। तो आर्टिफिशियल और मैन मेड लेक अलग हो गई, और नेचुरल लेक्स अलग होती है, क्योंकि हम आखिर में कुछ भी बना लेते हैं। तो वही हो गया आर्टिफिशियल लेक। अब यहाँ पे कुछ बताना चाह रहे हैं कि भाई पानी भर जाता है तो वो जब हैवी रेन होती है तो हैवी रेन के टाइम में फ्लड वगैरह आ सकते हैं। डैम की सबसे बड़ी नुकसान वाली चीज क्या है कि मान लो आपने पानी रोक के रख लिया, डैम बना लिया, और अचानक से या फिर लगातार 5 दिन लगातार बारिश हो जाए तो खतरा बढ़ जाता है। खतरा क्या बढ़ जाता है कि हो सकता है डैम टूट जाए, या फिर जो दूसरा खतरा क्रिएट होता है वो ये है कि डैम ओवरफ्लो ना हो जाए। और जब डैम ओवरफ्लो होता है तो पानी पहले से ही है, और फिर डैम के पानी को भी रिलीज करते हैं, छोड़ा जाता है। उस केस में आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे गांव पानी में डूब जाते हैं, है ना। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है डैम बनाने का। अगला है रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। तो मैंने आपको बता ही दिया इकोनॉमी में कैसे रोल है कि रिवर्स, एक तो लोग घूमने फिरने आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकते हैं, रिवर से आपको फिश वगैरह मिल सकती है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूज है, और एग्रीकल्चर में तो रिवर काम आती ही है। तो इससे हमारी कंट्री इकोनॉमी ग्रो हो सकती है, और इकोनॉमी से जीडीपी। हम समझेंगे जीडीपी क्या है, इकोनॉमी क्या है, वो इकोनॉमिक्स के अंदर। बट ये समझिए कि हाँ सिग्निफिकेंस तो इसका है। देन है रिवर पॉल्यूशन। तो आप जानते ही हो कि किसी भी नेचुरल सब्सटेंस या नेचुरल थिंग्स में अनवांटेड या मैन मेड थिंग्स को मिलाया जाए तो वो पॉल्यूट हो जाती है। और हम लोग हमारी कंट्री में क्या करते हैं, हम लोग जितना भी सीवरेज का वाटर का मतलब खराब पानी है, या फिर जो म्युनिसिपल वाटर होता है, या फिर जितना भी वेस्टेज है, केमिकल्स है, वो किसी ना किसी रिवर में मर्ज कर देते हैं, और इससे होता है रिवर का पॉल्यूशन। तो रिवर पॉल्यूशन एक बड़ा कंसर्न है हमारी कंट्री में। इससे एक्वेटिक लाइफ पे तो फर्क पड़ता ही है, साथ ही साथ ह्यूमंस जो वाटर इनटेक करते हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग वाटर, वो भी पॉल्यूटेड वाटर होता है, और उसकी वजह से हमारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, मतलब हमें दिक्कत हो सकती है वो सब।
ठीक है, तो ये हो गया। और एक ये NRCP है, ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, कि रिवर्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान चलाया था। और सबसे पहले गंगा के लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था, जिसे GAP के नाम से जानते हैं, 1985 में। और ये दोबारा कई बार गंगा को क्लीन करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। और करंट टाइम में आपको मालूम होगा नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, गंगा को पॉल्यूशन से बचाने के लिए। क्लियर? तो ये चैप्टर था हमारा ड्रेनेज। रिमेनिंग आप पढ़ेंगे एनसीईआरटीज को। ये सिर्फ बताने के लिए था कि एनसीईआरटीज कैसे रीड करनी है आप लोगों को। ये एनसीईआरटी आप खुद पढ़ेंगे। अगर आपको डिफिकल्टी होगी तो हम पढ़ा देंगे आपको कभी, लेकिन टुकड़े में पढ़ाएंगे, एक साथ नहीं। अगली क्लास जैसे कि कल सैटरडे है, तो मंडे को, संडे ऑफ रहेगा हमारा, मंडे को क्लास रहेगी। मंडे को हम अपना ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, मेन सिलेबस। और अभी इतना ही रखेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है बैकग्राउंड से आपको नॉइज आ रही होगी काफी सारी। आ रही है क्या नॉइज? हाँ, हाँ जी। नहीं सर, नहीं आ सर रही है। ज्योग्राफी अच्छा, नहीं आ रही है? ओके, मेरे को लगा कि ये जो गाने वगैरह आपको आ रहे होंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नहीं आ रही। तो अभी आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आज की क्लास में? नो सर। ओके है, अंडरस्टैंड प्रॉपर हो पा रही है चीजें आपको? अगली क्लास जी में, सर। हाँ, अगली क्लास में क्या करना है, कॉपी मेंटेन करनी है। हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी। समझाएंगे कि ज्योग्राफी में कितने पार्ट होते हैं, यूपीएससी में कौन कौन से मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन से कम। और इंग्लिश मीडियम में भी ज्योग्राफी रहेगा, हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी रहेगा। और आपको मालूम ही है, एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी रहेगा। आप लोग सभी क्लासेस में आ सकते हैं, बट रेगुलर रहिएगा, है ना। आधी अधूरी मेहनत से फायदा नहीं मिलेगा, तो रेगुलर रहिएगा, आपका फायदा होगा। और हम पूरे ढंग से पढ़ाएंगे। कोई भी आपका फीडबैक हो तो आप बता सकते हो कि हाँ सर ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर वो सच में जेन्युइन है तो उस पर हम जरूर काम करेंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज। सर ज्योग्राफी हाँ बोलिए, ज्योग्राफी कितना दिन में कंप्लीट होगा सर? देखो, दिन डिपेंड करते हैं कि आप कितना अडेप्ट कर पा रहे हो, मतलब कितना इजीली समझ पा रहे हो उन चीजों को। अगर आप आसानी समझ गए तो कम टाइम लगेगा। जैसे कि मोस्टली बताओ 35 से 40 लेक्चर लगते हैं जब हम लोग क्लास में डिलीवर करते हैं, क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ज्योग्राफी को यूपीएससी के लिए, तो 35 से 40 लेक्चर लगते हैं। तो वही हम मान के चलते हैं कि 35 से 40 लेक्चर से कम में ही कर देंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस कम है। लगातार हंसी मजाक कम होता है। क्लास में तो क्या है ना, हंसी मजाक होता है, डिस्टर्बेंस होता है, कुछ लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो 30 डेज में आप मान लीजिए 30 लेक्चर में हम कंप्लीट कर रहे हैं, 30 लेक्चर्स के अंदर। सर ओनली ज्योग्राफी रहेगा या अदर सब्जेक्ट्स भी रहेंगे? सारे रहेंगे, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हिस्ट्री हम लोग बाद में रखेंगे, बिल्कुल एंड में। अगर आपको पुराने हिस्ट्री के वीडियोस देखने हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं ग्रुप पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी। और नहीं तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग सबसे एंड में करेंगे। हमारा जो सीक्वेंस अभी रहेगा वो ये रहेगा, ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मेन पार्ट हो जाएंगे। फिर जो बचेगा, एनवायरमेंट मतलब ज्योग्राफी के अंदर ही आता है, तो ज्योग्राफी कुछ चीजें कनेक्टेड होगी एनवायरमेंट के अंदर। प्रीलिम्स में मेन यही है, इसके अलावा करंट अफेयर होता है, तो उसके लिए आपको पेपर फॉलो करना चाहिए। एंड मॉड्यूल में डाल दूंगा, मतलब जो मैं बुकलेट डाल दूंगा आपको विजन आईएएस वाली, उन्हें आप पढ़ लें, उनको याद कर लें, वही सफिशिएंट है। जैसे ही अपना प्रीलिम्स होगा उसके बाद मेंस होगा, तो मेंस के लिए एथिक्स एक्स्ट्रा हो जाता है। और कुछ पार्ट जो है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है, कुछ अदर पार्ट है जो मेंस में आते हैं, वो हम लोग प्रीलिम्स के बाद में रखेंगे। प्रीलिम्स तक जो मेजर पार्ट होता है वो कंप्लीट कर लेंगे। मेजर पार्ट का मतलब ये होता है जिससे लगभग 95% क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे। फिर आप कितना याद कर पाते हैं, कितना याद रखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे पार्ट में जो चीजें होंगी मैं वो कवर करूंगा। सर ये जो आपने सिलेबस बताया है, इस सिलेबस का मतलब ड्यूरेशन कितना रहने वाला है सर? हाउ मतलब कितने मंथ्स लगेंगे सर कंप्लीट होने में? देखिए, यूपीएससी का सिलेबस कम से कम 4 महीने तो लेता ही है। हम जो करेंगे वो, हमारा जो टारगेट है वो है अप्रैल 30 तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जी एक्चुअली में सर रिवीजन भी करना है ना सर, हाँ, तो तो जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा फिर।
वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप क्या करें, साथ के साथ ही पढ़ते हुए चलें। रिवीजन जी के जी लिए जी बहुत लंबा टाइम नहीं मिल सकता ना, क्योंकि हम लोग उनको जी भी लेके चल रहे हैं साथ में, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको आइडिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो हम लोग बहुत तेज नहीं चल पाएंगे, तो बहुत तेज चलने में फायदा भी नहीं है। बट ये है कि आपको आराम से 1 महीना पूरा मिलेगा। और अभी अगर हम स्लो चल रहे हैं तो आप साथ ही साथ मल्टीपल रिवीजन साथ में करते हुए चलो। बेस्ट ये रहेगा कि जो जी पढ़ाया जा सर रहा है साथ में आप उसको कवर कर लें, तो देन आपको जी फिर वो इजी रहेगी चीजें। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा। सर कुछ डाउट्स होएगा तो हाँ, क्लास में ही पूछना है या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं सर? डाउट्स के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपको या तो उसी टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर वो उस टाइम एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा तो मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो अगर मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल पे बता दूंगा। डाउट इस तरीके से आप पूछ सकते ओके ओके हैं। ओके थैंक यू सर। ठीक, ओके जी ओके, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके थैंक यू सर। अच्छा, चलो ये तो बड़ी थैंक थैंक यू यू सर। आपने ये आईपीएस से मेरा कंपेरिजन किया, अच्छी बात है। बट हालांकि मैं टीचर ही हूँ, है ना, बट ठीक है, अच्छा है, थैंक यू, अच्छा लगा आपने बोला। ओके, थैंक यू एवरीवन, वेलकम। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।